पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि चैन ने बातियान को कुछ ऐसी चीज पिला दी थी जिसे पिलाने के बाद तो बातियान को अजीब सा जोश ही चढ़ चुका था। जोश चढ़ने की वजह से वो खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा होता है। उसका जोश कुछ अलग ही वाला था जिस वजह से उसे लड़कियां चाहिए थी, लेकिन वो इस तरह का बंदा तो बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए वो अपनी कल्टीवेशन करना शुरू कर देता है ताकि उसकी कल्टीवेशन उसका जोश ठंडा करने में मदद कर सके। वो इतना ज्यादा खुद पे प्रेशर डालकर कल्टीवेशन कर रहा था जोश को ठंडा करने के लिए कि उसके मैड यानी अनस्टेबल होने लगते हैं। ज्यादा कल्टीवेशन करने की वजह से वो बेहोश हो सकता है, लेकिन फिर भी बातियान कुछ नहीं सुनता और ज्यादा कल्टीवेशन करने की वजह से वो सच में वहां पर बेहोश हो चुका था। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में बातियान को अगली सुबह आंख खुलती है। आंख खुलने के बाद वो कह रहा था कि चलो मुझे आराम मिल रहा है, अब मुझे जोश यहाँ पर नहीं चढ़ा हुआ। अच्छा हुआ कि मैंने जबरदस्ती कल्टीवेशन की जिस वजह से मेरा ये जो जोश था वो ठंडा हो गया। लेकिन जैसे वो अपने चेहरे और अपने हाथों और अपने बदन के अलग अलग जगह पर देखता है, उसे वहां पर बहुत ज्यादा होठों के निशान दिखाई देते हैं। उसे देखकर बातियान कहता है कि अरे बाप रे, ये क्या चीज है, ये होठों के निशान कैसे मेरी बॉडी पे आ गए। कहीं रात को जब मैं बेहोश हुआ था तो बेहोश होने से पहले मैंने बेचारी रांझी के साथ कोई कांड तो नहीं कर दिया ना, या फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि रांझी ने ही मेरी बेहोशी का फायदा उठाते हुए मेरे साथ ही कांड कर दिया हो। नहीं नहीं, मैं तो बहुत ही ज्यादा सख्त लौंडा हूँ, मैं कोई कांड नहीं कर सकता। जरूर रांझी ने ये काम किया होगा। अबे यार, इस चैन ने मुझे किस मुसीबत में फंसा दिया। अब तो मैं रांझी से जाकर इसका जवाब भी नहीं मांग सकता कि क्या उसने ही मेरे साथ कुछ किया है या मैंने उसके साथ कुछ किया है। दोनों जवाब सुनकर तो शर्म से पानी मैं ही हूँगा। बेचारा बातियान बहुत ही ज्यादा परेशान था और परेशान होने के बाद वो वहाँ से लिन के घर पर आ जाता है, जहाँ पर आने के बाद लिन जो थी वो अपना किताबें पढ़ रही थी। वो बातियान को देखकर गए थे कि अरे बातियान, सुबह सुबह आ गए, क्या हुआ, रात को थक गए थे क्या? तुम बहुत ही थके थके लग रहे हो, कौन सा ऐसा काम कर लिया रात को जो तुम थक गए? बातियान कहता है कि अरे हाँ, मैं तो रात को ना वो कल्टीवेशन कर रहा था और थोड़ी ज्यादा कल्टीवेशन कर ली, इस वजह से थक गया। लिन वहाँ पर कह रही थी, अच्छा रात को कौन सी कल्टीवेशन होती है वो तो मुझे भी पता है। चलो ठीक है, तुम कह रहे हो तो मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ कि तुमने खाली कल्टीवेशन की होगी। देखो प्रेसिडेंट ने मुझे क्या भेजा है, ये तुम्हारे लिए 4 स्टार एल्केमिस्ट का बैच है, क्योंकि तुम अब ऑलरेडी एक 4 स्टार एल्केमिस्ट बन चुके हो, तो इसलिए उन्होंने तुम्हें ये बैच दिया है। साथ ही जिस चीज की तुमने डिमांड की थी ना कि तुम्हें स्काई फायर को लाने के लिए वो चीजें चाहिए, तो प्रेसिडेंट ने वो भी चीजें लाकर दे दी है। हमारे पास सारा इंतजाम हो चुका है, तो हम जब चाहें यहाँ से स्काई फायर को लाने के लिए जा सकते हैं। वैसे तुम्हें यहाँ पर काफी ज्यादा खुश हो जाना चाहिए, क्योंकि तुम अभी बहुत ही ज्यादा कम उम्र के हो। कम उम्र के होने के बावजूद भी तुमने अपना 4 स्टार एल्केमिस्ट को अचीव कर लिया। जिस पर बातियान कहता है, ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है, चलो तैयारी शुरू कर दो, हम जाएंगे स्काई फायर को लाने के लिए। जिसके बाद बातियान जो होता है वो जूजिंग टावर से वहां से चला जाता है। जूजिंग टावर का जो मास्टर था वो उस पावरफुल बंदे से कह रहा था कि बातियान तो चला गया, आपने कहा था कि मुझे इसके ऊपर नजर रखनी है, लेकिन अब तो ये जा चुका है। जिस पर वो पावरफुल बंदा उस मास्टर से कहता है कि ठीक है, लगता है कि अब मुझे भी यहाँ से जाना होगा, जूजिंग टावर की जिम्मेदारी कुछ दिनों के लिए मैं तुम्हें देकर जा रहा हूँ। इसके बाद वो बंदा भी वहां से चला जाता है। रास्ते में जब बातियान आगे बढ़ा था तो लिन उससे कहती कि मैंने सुना है ना कि इस गांव के अंदर ना बहुत ही अच्छी चाय वगैरह की दुकानें हैं, तो क्या हम दोनों वहां पर जाकर थोड़ी देर चाय वगैरह पी सकते हैं? लेकिन बातियान कहता है कि नहीं, अभी टाइम नहीं है, मुझे अभी एक और चीज को हासिल करना है, और मेरे ख्याल से वो इसी गांव के अंदर होगी। रास्ते में हम उस चीज को भी लेंगे और उसे लेकर सीधा स्काई फायर लाने के लिए निकल जाएंगे। दूसरी तरफ बाजार में हम एक लड़की को देखते हैं जो अपने एक बंदे के साथ सामान वगैरह खरीदने के लिए आई हुई थी। वहां पर आकर वो काफी ज्यादा खुश होती है क्योंकि उसे वहां पर बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें मिल रही थी। थोड़ी दूर आने पर उसे वहां पर एक बंदा दिखाई देता है जो कि काफी सारी स्पिरिचुअल चीजें बेच रहा था, जैसे कोई पिल हो गई, स्पिरिचुअल फ्रूट हो गए, इसी तरह की चीजें। उनमें से एक चीज उससे वो जो लड़की थी उसे काफी ज्यादा पसंद आ जाती है। वो लड़की जैसे ही वहां पर एक जुआनदान पिल के बारे में पूछती है उस दुकान वाले से कि ये कितने की है, तो वो दुकान वाला बताता है कि तुम्हें इसके बदले एक मीडियम ग्रेड का स्पिरिट स्टोन देना पड़ेगा, उसके बदले मैं तुम्हें जुआनदान पिल दूंगा। वो लड़की तो हैरान रह चुकी थी कि बाप रे, इतना महंगा, ऐसा कौन खरीदेगा। बातियान को भी वहां पर आकर एक और अच्छी चीज पसंद आ जाती है। जैसे वो उसका दाम पूछता है, वो दुकान वाला जो था वो बातियान से कहा था कि इसके बदले तुम्हें 50 लो लेवल की स्पिरिचुअल स्टोन देने पड़ेंगे, या फिर जिस कीमत का तुम सामान ले रहे हो उसकी ही इक्वल वैल्यू की कोई चीज देनी पड़ेगी, उसके बदले मैं ये चीज तुम्हें दे दूंगा। लिन जो थी वो वहां पर से अपने पास से चीज निकालती है और उसे देते हुए दुकान वाले को कहती है कि ठीक है, लाओ, जो भी बातियान ने चीज पसंद की है ना, मुझे दे दो, इसकी पूरी की पूरी कीमत तुम्हें दूंगी। लेकिन बातियान उसे रोकते हुए कहता है कि नहीं, रुक जाओ। बातियान यहाँ पर दुकान वाले से कहता है कि देखो, मैं यहाँ पर ना आपको कुछ जानकारी दूंगा, वो जानकारी इतनी कीमती है कि जिसकी आप कीमत का अंदाजा भी नहीं लगा सकते। मैं उस जानकारी के बदले आपसे ये चीज खरीदना चाहता हूँ। वो जो लड़की पहले सामान देने के लिए आई थी वो यहाँ पर कह रही होती कि अरे बातियान, तुम पागल हो क्या? तुम्हारी जानकारी इतनी ज्यादा कीमती कैसे हो सकती है कि ये बंदा अपने पास से इतनी खास चीज को वो तुम्हें दे दे? दुकान वाला कहता है, मैंने तुम्हें शर्त पहले ही बता दी है, जो सामान तुम खरीदना चाहते उसकी कीमत की वैल्यू का अगर कुछ भी मिलेगा तो मैं ये डील पसंद कर लूंगा, चाहे वो तुम्हारी जानकारी ही क्यों ना हो। जिसके बाद बातियान यहाँ पर कुछ ऐसी चीजों का
का नाम बताता है जो बीमारियां उस दुकान वाले के अंदर थी, और उन्हीं बीमारी की वजह से वो बंदा अपनी कल्टीवेशन पावर को इंक्रीज नहीं कर पा रहा था। बातें के हर एक शब्द सुनते साथ ही उस बंदे को अजीब सा सदमा लगने लगता है। वो एकदम शॉक्ड में जा चुका था। उसके बाद बायतन ने जो चीज पसंद की थी वो उसे उठाता है और बायतन को देते हुए कहता है कि मास्टर मास्टर आप इसे रख लो, आप कोई नॉर्मल बंदे तो बिल्कुल भी नहीं होगे जो मुझे दूर से ही देखकर मेरी हर एक बीमारी के बारे में पता कर सकता है। तो वो इंसान कोई मामूली बंदा कैसे हो सकता है, इसलिए आपको ये चाहिए तो आप इसे रख लो। उम्मीद है कि आप इसे लेने के बाद मेरा कुछ इलाज कर देंगे जिसकी वजह से मेरी बीमारी ठीक हो जाए। अगर आप मेरा यहाँ पर इलाज करते ना तो मैं ये चीज क्या, मेरी दुकान में जितनी भी चीज होगी मैं सब कुछ आपको देने के लिए तैयार हूँ, बस यहाँ पर मेरा इलाज कर दो। मैंने दुनिया में हर जगह दिखा दिया लेकिन कहीं मेरा इलाज नहीं हुआ। बायतन कहता है अरे यार तुम्हारी दुकान में जितनी भी चीजें ना वो बिल्कुल ही रद्दी है, ऐसे कचड़ों सामान को तो मैं बिल्कुल देखता ही नहीं, तो लूंगा कैसे। इससे अच्छी अच्छी चीजें तो मैं पलक झपकते साथ ही रिफाइन कर लेता हूँ, मेरे पास तुम्हें इससे भी कमाल की चीज मिल जाएगी। बस एक चीज तुम्हारे पास है जो मुझे पसंद आई तो मैंने उसे खरीद लिया। और रही बात तुम्हारा इलाज करने की तो मैं अभी जरूरी काम से जा रहा हूँ, उसके बाद मैं तुम्हें ना जूजिन टावर के अंदर ही मिलूंगा। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है और तुम मेरा इलाज करने का तरीका सहन कर पाते हो तो मुझसे मिलने के लिए आ जाना, मैं टाइम मिलेगा तो तुम्हारा इलाज कर दूंगा। इतना कहने के बाद बातें जो था वो वहाँ से लिन के साथ चला जाता है। उसके जाने के बाद दुकान वाला तो शॉक में पड़ चुका था कि अबे यार ये कैसा बंदा था, मुझे डरा कर भी गया और मुझे सलाह भी देकर चला गया। वो अपना सिगार फूकने वाला होता है लेकिन कहता है कि भाग यार, मुझे लगता है कि ये सिगार फूकने से मैं बीमार हो गया, इसलिए अब से इसे नहीं फूकूंगा। इसके बाद बातें जैसे लिन के साथ आगे बढ़ा था दो वहाँ पर छपरी बंदे बैठे होते हैं। वो लिन को देखकर कहते हैं कि अरे ब्रो देखना देखना माल आ गया यहाँ पर, क्या कमाल की लड़की है, आजा थोड़ी से लाइन मारते हैं। दूसरा बंदा पहले बंदे को थप्पड़ मारते हुए कहता है कि अबे क्या कह रहा है भाभी बोल, वो मेरी बंदी है। ये छपरी लोग यहाँ पर ये नहीं देख रहे थे कि लिन के साथ कौन खड़ा हुआ है, बस यहाँ पर इनकी नजर लिन के ऊपर ही होती है। वो लिन की गलत गलत जगह पर देखे जा रहे थे कि वाह, उनकी वहाँ पर से तो आंखें नहीं हट रही थी, उन्हें अलग ही नशा चढ़ रहा होता है कि अरे वाह इतनी ज्यादा सुंदर लड़की हमने लाइफ में कभी नहीं देखी थी, आज का दिन तो लगता है हमारा बन गया इतनी प्यारी लड़की को देखकर। दूसरे बंदे से वो बंदा कहता है कि अबे बैठा क्या, चलना आना जल्दी, अब मैं अकेले जाके लाइन मारू तो मार नहीं खा जाऊंगा मैं, कोई सपोर्ट भी तो चाहिए, आजा जल्दी से जाके इसको लाइन मारते हैं। इसके बाद वो दोनों बंदे बिल्कुल छपरी वाली हरकत करते हुए लिन के बाजू से चलते हैं और नाटक का ऐसा करते हुए लिन के ऊपर ही गिरने के उसे धक्का मारते हैं कि नहीं नहीं गलती से हमारा पैर जमीन पे लग गया था, ताकि वो यहाँ पर लिन को बस थोड़ा सा छू सके। ये प्लान उनका यहाँ पर काम भी कर जाता है लेकिन इनकी छपरी ऐसी शक्ल देखकर ही लिन समझ चुकी थी कि ये लोग कुछ न कुछ तो गड़बड़ हरकत करने की वजह से ही यहाँ पर आए थे, इनके इरादे मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे। जैसे ही अपने बारे में पता चलता हुआ देखकर वो छपरी कहते कि अरे वाह, बड़ी आसानी से तुमने हमारी चाल को समझ लिया, चलो वटाओ अब चाल को समझ चुकी हो तो थोड़ा यहाँ पर मौज मस्ती क्यों ना हो जाए। मेरे दोस्त की ना यहाँ पर दारू की दुकान है, आओगी मेरे साथ, हम दोनों वहाँ जाकर आराम से पियेंगे। बातें यहाँ पर लिन को इशारा करते हुए कहते हैं कि जाओ, मैंने तुम्हें छूट दी, जाके इन दोनों को ना चीर फाड़ कर रख दो, जरूरत पड़ी तो मैं भी बीच में कूद जाऊंगा। जिसके बाद लिन वहाँ पर एक छपरी के तो अंडों पर मारकर उससे फोड़ी देती है और दूसरे को फुटबॉल की तरह मारकर उसने उड़ा दिया था। दोनों छपरियों का वहाँ पर बैंड बज चुका था, बल्कि बस सिर्फ 2 ही अटैक में। वो लड़की और उसका बंदा जो पहले यहाँ पर दुकान वाले के पास पिल खरीदने के लिए आए थे, वो कहते हैं लिन से कि तुम्हें पता है ये दोनों कौन थे, ये मेंटिस गैंग के बंदे थे जो कि बहुत ही ज्यादा घटिया लोग होते हैं। लिन कहती है ये मेंटिस लोग थे या मेंटल लोग थे, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, और इनका गैंग कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, ये लोग यहाँ पर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वो बंदा लिन से कहता है कि अरे तुम नहीं जानती, मेंटिस गैंग ना बहुत बड़ी है, ये पूरे के पूरे इलाके में सिर्फ यही मेंटिस गैंग का ही राज चलता है। अब तुमने यहाँ पर इन दोनों के साथ कुछ गड़बड़ी की है तो पूरा मेंटिस गैंग आ जाएगा तुम लोगों का बैंड बजाने के लिए। मैं बस तुम्हें यहाँ पर वार्निंग दे रहा हूँ कि जरा खुद को संभाल कर ही रहना, और अगर तुम्हें कभी भी गड़बड़ लगती है तो हम लोग यहाँ पर हैं तुम्हारी खातिरदारी करने के लिए, हमारा घर पास में ही है, तुम जब चाहो तो वहाँ आकर रह सकती हो, साथ ही इस बंदे को भी ले आना जिसके साथ तुम आई हो, हम तुम्हारी अच्छे से मेहमान नवाजी कर देंगे क्योंकि हम इसी इलाके के रहते हैं तो इस इलाके को बहुत अच्छे से जानते हैं। इस पूरे इलाके में सिर्फ हमारी किन फैमिली ही है जिससे ये मेंटिस गैंग के बंदे डरते हैं, बाकी किसी से भी ये नहीं डरते। जिस पर लिन कहती है अच्छा ऐसी बात है, तो लगता है ना मुझे अब यहाँ पर मेंटिस गैंग के पास ही जाना पड़ेगा ताकि उसके लीडर का ही बैंड बजा दूं, उसके बाद ये पूरे गांव में कोई भी ये मेंटिस गैंग से तो नहीं डरेगा और पूरा गांव सुकून से अब यहाँ पर रह पाएगा। क्यों, क्या कहते हो, मेरा प्लान कैसा लगा? वो बंदा तो ये चीज सुनकर डर चुका था कि बाप रे ये लड़की है कि क्या है, अरे ये कैसे कैसे सपने देखती है, यहाँ हमारी किन फैमिली कुछ नहीं कर पाई, ये तो सीधा मेंटिस गैंग के लीडर का ही बैंड बजाने के बारे में सोच रही है। तभी एक जगह बाजार में एक बंदा होता है जो कि बहुत ही ज्यादा हाई लेवल की स्पिरिचुअल स्वॉर्ड को लिया हुआ था और उसे लेते हुए कह रहा था कि अरे मेरे हाथ में खजाना लग गया। उस बंदे ने यहाँ पर एक छोटी सी दुकान से यहाँ पर वो स्वॉर्ड खरीदी होती है, दुकान वाले यहाँ पर और भी अच्छी अच्छी चीजें बेच रहा था। वो बंदा और उसकी जो बंदी होती है वो दोनों यहाँ पर आने के बाद एक स्टोन को देखते हैं जो उन्हें स्टोन बहुत ज्यादा पसंद आ जाता है। वो स्टोन
अगर उसके अंदर से लकी ड्रॉ निकला तो उसके बदले यहाँ पर स्वॉर्ड या फिर कोई और कीमती चीज होगी तो वो लकी ड्रॉ निकलने वाले को दी जाएगी। मतलब कि एक लॉटरी जैसा गेम था। वो बंदा वहां पर उस स्टोन को खरीद लेता है और जैसे वो उसे काटता है उसके अंदर से बहुत ही गंदी बदबू बाहर निकल कर आती है, जिसे सुनकर तो यहाँ पर उन दोनों के नाक ही जल जाते हैं कि बाप रे ये था क्या, लगता है इसके अंदर बेटर लक नेक्स्ट टाइम ही लिख कर आएगा। आसपास के लोग भी चिल्लाने लगते हैं कि बाप रे ये क्या घटिया चीज थी, ये क्या फोड़ दिया रे तूने, ये तो हमारा दिमाग खा जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि ना कम से कम 1000 साल पुराने कुत्ते ने जो पॉटी की होगी उसी को जमा कर यहाँ पर रखा होगा और उसी को तूने यहाँ पर काट दिया। बाप रे इतनी गंदी बात आ रही है कि हम लोग लगता है यहाँ पर मर ही जाएंगे। सारे के सारे लोग वहाँ पर उल्टियां करने लग गए थे। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।